सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, काफ़ी आगे तक हम आ चुके हैं। लेक्चर नंबर आज हम 60 करने वाले हैं और इससे पहले जो है टॉपिक वाइज हमने जो है सीरीज स्टार्ट की थी इंडिया जीके की। लास्ट हम जो है टॉपिक कौन सा करके आए हैं, जो है पंचायत हम टॉपिक करके आए हैं मेरे भाई। ठीक है, पंचायत हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीटली एवरीथिंग हम पंचायत डिस्कस कर चुके हैं, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आज हम कौन सा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, नगर निगम जो है आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, या फिर नगर पालिका बोल लो मेरे भाई। ठीक है, नगर पालिका। ठीक है, ये कंप्लीट जो है टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा, ताकि सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो सके। ठीक है, डिटेल भी हम इसके अंदर पूरी देखेंगे और जो है डिटेल के साथ इसके अंदर जो है ट्रिक भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से जो है आप इसके अंदर याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे भाई। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल डोंट वरी। मैं आज के टॉपिक में जो है लिख के लेके आया हूँ, लिखने से जो है टाइम वेस्ट होता है, मैंने देख लिया। ठीक है, आज मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आया हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे आपको जो है इसको जो है याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो नगर पालिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे एक नज़र के बारे में फैक्चुअल डाटा है, जितना वनडे एग्जाम्स एसएससी रेलवे या एचएसएससी DSSS के अंदर क्वेश्चन पूछता है ना एग्जामिनर, यहां से जो है सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, HCS का जो है कल पेपर हुआ था मेरे भाई, अगर कोई दे के आया है तो आपको पता चल गया होगा कितना डिफिकल्ट जो है वो पेपर पूछा गया है। पूरा पेपर जो है क्या पूछा गया है, पूरा पेपर जो है स्टेटमेंट बेस पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, स्टेटमेंट बेस पेपर पूछा गया है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं HCS का तो पेपर स्टेटमेंट बेस आ सकता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल उसका जो है काफ़ी लेवल हाई था। ठीक है, और HSSC के लिए मैं ये बोलना चाहता हूं, तो भाई बिल्कुल भी ये मत सोचना कि HSSC है और ये HPSC है मेरे भाई। ठीक है, HPSC किसको फॉलो कर रहा है, HPSC UPSC को फॉलो कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, HSSC किसको फॉलो कर रहा है, HSSC जो है ये HPSC को फॉलो कर रहा है। तो ये HSSC बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई आपको शौक होने की जरूरत नहीं है। अगर इन फ्यूचर में आपसे पूरा पेपर जो है स्टेटमेंट बेस दे देना हरियाणा पुलिस का, या फिर कोई भी पेपर आ दे, तो शौक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देख चुका हूं, मैं एनालाइज कर चुका हूं। HSSC पूरा मोड में है, बच्चों की जो संख्या है ना उसको बिल्कुल मिनिमाइज करने के मोड में है। अब वो कैसे कर सकता है, उसके पास यही रीजन है, या तो PMT जैसी जो है हर स्टेज पर वो कट ऑफ निकालेगा, या फिर वो क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट बना देगा बच्चे अपने आप छट जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो हर स्टेज में कट ऑफ बनाता है ना, इसका तो देखो अपने पास कोई तोड़ नहीं है, ये तो HSSC के ही हाथ में है। हाँ, क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी है ना वो जरूर हमारे हाथ में है। हम इस लेवल की तैयारी कर सकते हैं कि चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए वो आपका निकल जाएगा। और वो कैसे निकलेगा, ये जो डिटेल से मैं यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ मेरे भाई, ये देखो ये सारी जो डिटेल से लिख रखी है, ये पूरा जो नगर पालिका वाला चैप्टर है ना, इसका पूरा निचोड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 से 6 पन्नों में। अगर आप ये 5 से 6 पन्ने जो है अच्छे तरीके से रट्टा मार लो, पढ़ लो, समझ लो, कैसे ही कर लो, आपको बस ये याद करने हैं। और अगर आपका याद हो गया तो यकीन मानिएगा नगर पालिका टॉपिक से अगर आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो सकता। तो चलिए आइए देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, नगर पालिका एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, नगर पालिकाएं शहरों और कस्बों में स्वशासन की इकाई है मेरे भाई। ठीक है, शहर और जो कस्बे होते हैं ना हमारे, उसमें जो है स्वशासन की इकाई होती है। इसे 1992 में संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया था। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा किस वर्ष में दिया गया था, तो 1992 वर्ष में जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, संवैधानिक भाग की बात करूं तो अभी हम पंचायत का जो टॉपिक देख के आए ना, काफी सारी जो चीजें हैं ना आपको वो सिमिलर यानी कि समान जो है मिलने वाली है मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए एक ही तीर से दो निशान जो है आपको लगाने हैं, एक तीर से जो है दो शिकार करने हैं। वर्तमान में जैसे HSSC ने पॉलिसी अपना रखी है ना कि भाई एक तीर से जो दो शिकार उसने किए हैं। कैसे, जो HSSC की ग्रुप D की भर्ती थी उसमें जो है प्रमोशन बढ़ा दिया उसने। ठीक है, प्रमोशन से जो है अब वो सेलेक्ट करेगा कुछ कैंडिडेट को। तो ये एक तीर से दो शिकार वाली बात ये हो गई कि HSSC जो ग्रुप D में प्रमोशन करेगा, ठीक है, ग्रुप D में जो प्रमोशन करेगा, इससे क्या होगा, इससे जो है वैकेंसी खाली हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, वैकेंसी खाली हो जाएंगी, क्योंकि ग्रुप D के प्रमोशन करके कहां पर जाएंगे, क्लर्क के अंदर जाएंगे। ठीक है, क्लर्क में जाएंगे तो ये ग्रुप D के पद खाली हो जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप D की वैकेंसी निकल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, अब पद कितने निकलेंगे आई डोंट नो, मैंने सुनने में आया नाम मात्र पद निकाले जाएंगे इस बार, 3 से 4 हजार जो है पद निकाले जाएंगे। अब आपको शौक लगने की कोई
जरूरत नहीं है, ये इतनी ही वैकेंसी निकालेंगे इस बार, ठीक है। क्यों निकालेंगे? क्योंकि मेन जो वैकेंसी का ये पिटारा खोलेंगे ये 2029 में खोलेंगे मेरे भाई। अपने आप को प्रिपेयर रखो हर शॉकिंग न्यूज के लिए मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं एक ही चीज आपको जिता सकती है और वो है आपकी तैयारी, आपका सिलेक्शन, आपकी प्रिपरेशन, आपकी जो है स्टडी मेरे भाई। इन सभी चीजों को जो है हरा सकती है आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके की हुई है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप डी की इन्होंने जो है प्रमोशन कर देंगे, ये कहां पर चले जाएंगे? क्लर्क में। कुछ नाम मात्र ग्रुप डी की वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी और यहाँ पे ग्रुप क्लर्क में जो प्रमोशन होगा इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो पहले क्लर्क की 100 वैकेंसी आती थी अब वो कितनी आएगी? अब वो 80 ही आएंगी, क्योंकि 20 जो पद थे वो कहां पर चले गए? वो भर गए भाई, प्रमोशन से जो है वो भर गए। अब 80 ही पद आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं एक तीर से दो शिकार जो है एचएसएससी ने किए हैं, तो आपको भी ऐसे ही जो है तैयारी करनी है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। संवैधानिक भाग आपसे पूछेगा तो 9 क्या में इसको रखा गया मेरे भाई। 9 किससे भाग से संबंधित है? तो 9 अगर आपसे पूछेगा ना भाई भाग 9 यानी कि भाग 9 किससे संबंधित है, तो वो आप बताएंगे पंचायत से संबंधित है। लेकिन अगर आपको कह दे भाई बताइए भाग 9A किससे संबंधित है, तो आप जो है नगर पालिका से संबंधित बताएंगे। अनुच्छेद यहाँ पे आप याद रखना 243 से लेके 243 ZG तक जो है सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। टोटल ये कितने अनुच्छेद हो गए? टोटल 18 अनुच्छेद जो है आर्टिकल मेरे भाई, ठीक है। टोटल 18 आर्टिकल दिए गए हैं नगर पालिका के अंदर। सारे आर्टिकल बताने वाला हूं ट्रिक के साथ मेरे भाई, ठीक है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहां पे देखो 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था नगर पालिका के लिए। 73वां 1992 किसके लिए हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था पंचायत के लिए मेरे भाई, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके आप दोनों चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है। इसके द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है मेरे भाई, ठीक है। नगर पालिका को जो है जो संवैधानिक दर्जा मिला था 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, इसको जो है कब लागू किया गया था? फैक्चुअल डेट आपको याद रखनी है, 1 जून 1993 से जो है ये लागू हो गया था। अनुसूची आपसे पूछेगा पंचायत की किस अनुसूची में जो है पंचायत को रखा गया, तो आप 11वीं अनुसूची जो है पंचायत की बचाएंगे। यहां पे लिख देता हूं पंचायत। और अगर आपसे नगर पालिका की अनुसूची पूछे तो आप 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। 18 विषय दिए गए, याद रखना। पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं मेरे भाई, ठीक है। दोनों चीजें एक साथ करके पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। 29 विषय पंचायत में है और 18 विषय किस में है? 18 विषय जो है नगर पालिका में संबंधित हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। 3 स्तर इसके अंदर भी रखे गए हैं। जैसे पंचायत के अंदर 3 स्तर थे ना, ऐसे ही जो है नगर पालिका के अंदर भी 3 स्तर रखे गए हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो नगर पंचायत हो जाएगा सबसे पहला, दूसरे नंबर पर हो जाएगा नगर परिषद और तीसरे नंबर पर हो जाएगा नगर निगम मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। नगर पंचायत क्या होता है? ऐसे क्षेत्र जो गांव से शहर में बदल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। मतलब कि ये मान लीजिएगा पहले ये जो गांव होता था ना, गांव, अब ये शहर में बदल रहा है मेरे भाई, ठीक है। शहर में बदल रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को जो है नगर पंचायत बोला जाता है। नगर परिषद किसको बोलते हैं? छोटे शहरों के लिए, जो छोटे शहर होते हैं ना उनको क्या बोला जाता है? उनको नगर परिषद बोला जाता है। और नगर निगम किसको बोला जाता है? यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसको बोला जाता है? बड़े शहरों के लिए, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, इनको क्या बोला जाता है? इनको जो है नगर निगम बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। अब फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला नगर निगम मेरे भाई, ठीक है। तो भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास चेन्नई में स्थापित किया गया था। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन मोस्टली हर बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। भारत का पहला नगर निगम जो है 1688 में जो है मद्रास चेन्नई में जो है स्थापित किया गया था मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, हरियाणा का नगर निगम कौन सा है भाई? पहला कोई बता सकता है? चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आपको ऑप्शन दे देता हूं, फरीदाबाद या फिर रेवाड़ी मेरे भाई, ठीक है। इनमें से कौन सा माफ कीजिएगा, हरियाणा का जो है पहला नगर निगम था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चुनाव की बात करूं तो यदि नगर पालिका भंग होती है तो 6 माह के भीतर जो है चुनाव करवाना अनिवार्य है। ये भी फैक्चुअल डाटा है मेरे भाई, ठीक है। वोटर की आयु 18 वर्ष, ये हमने कल भी देखा था, पंचायत में भी देखा था। मतलब अगर वोटर बनने के लिए कितनी आयु, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो बताइए भाई नगर पालिका या फिर पंचायत में वोटर बनने के लिए, मतलब कि जो है वोट डालने के लिए कितनी जो है आयु होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। दोनों के लिए सेम डाटा है, याद रखना। चाहे आपसे क्या पूछ ले, नगर पालिका पूछ ले
या फिर आपसे पूछ ले पंचायत मेरे भाई, ठीक है। दोनों के लिए सेम डेटा है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा भाई दोनों के लिए भाई बताओ वोट डालने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो 18 होनी चाहिए। और दोनों के लिए आपसे पूछ ले कि भाई बताइए जो है इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ये दोनों के लिए है मेरे भाई, ठीक है। सेम डाटा है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देख लो नगर पालिका अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक पूरा विवरण दिया गया। पहले हम सारे अनुच्छेद देखेंगे, उसके बाद हम इनकी ट्रिक देखेंगे, 2 बार देखेंगे ताकि आपको कोई ना कोई चीज तो याद रह ही जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 243 पी में क्या दिया गया है, इसके अंदर परिभाषा दी गई है। ये आप खुद बैठ के पढ़ लीजिएगा, मैं जो ये पीडीएफ दूंगा ना टेलीग्राम के अंदर, वहां से बैठ के ये डिटेल से आपको पढ़ना है। मैं यहां से सिर्फ आपको इतना पढ़ के बताऊंगा। अनुच्छेद 243 पी में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 243 पी में जो है डेफिनेशंस दी गई है नगर पालिका की, यानी कि परिभाषाएं दी गई है। आई बात समझ में, आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 243 क्यू में क्या दिया गया, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम एक बार सिर्फ डिटेल से देख रहे हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा जो है परिभाषा या फिर कुछ भी दिया गया है। इसकी ट्रिक हम इसके बाद देखने वाले हैं, कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। अब 3 स्तर पर है नगर पालिका भी, आप सभी जानते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 आर किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में। काफी ट्रिक जो है ना काफी आसान है, पंचायत की तरह मेरे भाई, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल लगेगी, सारी चीजें आपको बिल्कुल आसान याद हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 243 एस, ये किससे संबंधित है, वार्ड समितियों से संबंधित है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कैसे हम याद रखेंगे। एस से मतलब क्या हो जाएगा, एस से मतलब समिति हो जाएगा, यानी कि वार्ड समितियों का गठन मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 टी क्या कहता है, स्थानों का आरक्षण मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 243 टी में नगर पालिकाओं का आरक्षण दिया गया है। एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें और कुल सीटों का कम से कम 1/3 भाग जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ये चीजें जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 243 यू में क्या दिया गया है, नगर पालिकाओं की अवधि कार्यकाल मेरे भाई। यू से क्या आप याद रखेंगे, यू से उम्र याद रखेंगे। उम्र ऐसे लिखते ना हिंदी में, तो उम्र से आप क्या याद रखेंगे, यू से आप उम्र याद रखेंगे। और अनुच्छेद 243 अगर आपको यू दिखेगा तो आप बताएंगे कार्यकाल से संबंधित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। 7वें पॉइंट में क्या बोला गया, अनुच्छेद 243 वी, इसके लिए वी में क्या है, सदस्यों के लिए अयोग्यता मेरे भाई, ठीक है। तो 243 वी अनुच्छेद किससे संबंधित है, सदस्यों की अयोग्यता से जो है संबंधित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है मेरे भाई, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करके। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व से जो है संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 एक्स, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 243 वाई की बात करूं तो ये वित्त आयोग से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 243 जेड की बात करूं तो ये नगर पालिकाओं के लोक लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 243 जेड ए की बात करूं तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 243 जेड बी की बात करूं तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, इससे संबंधित हो जाएगा। यानी कि संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, हमारे यूनियन टेरिटरी जो होते हैं ना, वहां पर राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर कैसे लागू होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 243 जेड सी से संबंधित है, भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। यह भाग अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड पर लागू नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 243 जेड डी, ये जिला योजना समिति डीपीसी जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला योजना जो है समिति होगी। अनुच्छेद 243 जेड ई किससे संबंधित है, महानगर योजना समिति से जो है ये संबंधित है। अनुच्छेद 243 जेड एफ, ये किससे संबंधित है, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं को बने रहने से ये संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 243 जेड जी किससे संबंधित हो जाएगा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि परिसीमन या सीटों के आवंटन से जुड़े चुनावी मामलों में अदालती हस्तक्षेप पर जो है ये रोक लगाता है मेरे भाई। ये सारे कंप्लीट अनुच्छेद थे नगर पालिका मेरे भाई, ठीक है। ए से जेड मैंने सारे बता दिए हैं। अनुच्छेद माफ कीजिएगा, अनुच्छेद पी से लेके जो है जेड जी तक ये सारे दिए गए हैं। टोटल इसके अंदर 18 अनुच्छेद दिए गए हैं मेरे भाई। किसके अंदर दिए गए हैं, ये सारे अनुच्छेद जो हैं
नगर पालिका के अंतर्गत दिए गए हैं। सारे अनुच्छेद जो है आपको याद नहीं रख सकते, फिर भी जो है हम याद रखने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रिक के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। ये सारी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका मैं लेके आया हूँ, चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं, यहाँ पे अक्षर दिया गया है, यहाँ पे ट्रिक वर्ड दिया गया है, और मतलब ये पी से क्या बनेगा, परिभाषा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखने का तरीका, सबसे पहले पी से परिभाषा दी गई है। एक बार इसको आराम से बैठ के पढ़े हुए 2 से 3 बार पढ़ोगे ना, एक बार वीडियो देख लेना, 2 से 3 बार आप जो है पीडीएफ से जो है डाउनलोड करके पढ़ोगे ना, यकीन मानिएगा इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। और ये जो डिफिकल्टी आपको लगती थी ना कि नगर पालिका में इतने सारे अनुच्छेद हैं यार, पंचायत में इतने सारे अनुच्छेद है, याद ही नहीं रहते और एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाता है, तो इसके बाद आपको आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद हमने देखा था 243 पी अनुच्छेद दिया गया है नगर पालिका का मेरे भाई, ठीक है। 243 पी से आप क्या याद रखेंगे, पी वर्ड से आप याद रखेंगे परिभाषा। तो अनुच्छेद 243 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 243 पी में सबसे पहले पी से जो है परिभाषा दी गई है, यानी कि डेफिनेशन दी गई है। सही बात है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको अनुच्छेद दिखेगा 243 क्यू से आप क्या याद रखेंगे, क्यू से आप क्वांटिटी याद रखेंगे, और क्वांटिटी से आप क्या याद रखेंगे, क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोला जाता है, संख्या बोला जाती है मेरे भाई, ठीक है। किसी की संख्या यानी कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मैं आपको जो है वीडियोस दे रहा हूं भाई डेली, यानी कि एक ही वीडियो हमारी अभी डेली आ रही है, क्वांटिटी यानी कि संख्या। तो नगर पालिका की संख्या कितनी है, तो हमने देखा था ना तीन स्तर पर जो है इसका गठन किया गया है नगर पालिका का, तो ये 3 प्रकार की जो है संख्या आ जाएगी 243 क्यू के अंदर, ठीक है। शब्द से याद रखेंगे, अक्षर से याद रखेंगे, ठीक है। 243 आर नेक्स्ट अनुच्छेद है। आर से आप क्या बनाएंगे, आर से आप बनाएंगे रचना बनाएंगे, यानी कि नगर पालिका की रचना कैसी होगी, संरचना, ये अनुच्छेद 243 आर के अंदर दी गई है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 243 एस से मैंने आपको क्या बताया था, समिति बताया था, ठीक है। एस से क्या बन जाएगा, समिति बन जाएगा, यानी कि वार्डों के लिए एस से समिति बनाना वार्ड समिति हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 243 टी अनुच्छेद, टी से हम क्या बनाएंगे, टी से हम टिकट रिजर्वेशन बनाएंगे, यानी से टी से टिकट का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। हमने देखा था ना 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था, तो ये टी से टिकट रिजर्वेशन बन जाएगा। 243 यू से हम क्या बनाएंगे, यू से हम उम्र बनाएंगे, मैंने पीछे भी बताया था उम्र यानी कि सीमा, नगर पालिका की उम्र कितनी, 5 साल कार्यकाल मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद 243 वी से हम क्या बनाएंगे, वीटो बनाएंगे या फिर वॉइड बनाएंगे। चुनाव लड़ने से वीटो लगा देना या अमान्य वॉइड घोषित करना, यानी कि अयोग्यता वाली सारी चीजें जो है 243 वी के अंदर दिया गया है। 243 वी अनुच्छेद हमने देखा था ना, अयोग्यता से संबंधित था। तो वीटो और वॉइड का मतलब क्या है, यानी कि चुनाव लड़ने से वीटो लगा देना, मतलब चुनाव लड़ने से वीटो लगा देना मतलब, या फिर अमान्य, वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली करना, अयोग्यता यहां पे आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 243 डब्ल्यू से हम क्या बनाएंगे, तो डब्ल्यू से हम जो है वर्क बना लेंगे या फिर वाट बना लेंगे। अब नगर पालिकाओं के वर्क, कार्य और पावर शक्तियां जो 18 विषय दिए गए ना, वो अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अंतर्गत दिए गए हैं मेरे भाई, ठीक है। अब 243 एक्स अनुच्छेद, एक्स से क्या हम बना लेंगे, एक्स से हम बना लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है। नगर पालिका जनता से एक्स्ट्रा टैक्स मांगती है, कर लगाने की जो शक्ति है ना, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो वो अनुच्छेद 243 एक्स के अंदर दी गई है। तो अगर आपसे पूछे, चलिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। 4 अनुच्छेद आपको दे दिए, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन के अंदर 4 अनुच्छेद दे दिए, 243 एक्स भी दिया गया। आपको क्या देगा क्वेश्चन के अंदर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कर लगाने की शक्ति से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है। 4 अनुच्छेद आपको दे दिए ऑप्शन के अंदर, और क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, बताइए नगर पालिका में जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका में कर लगाने की शक्ति से संबंधित है। तो कर लगाने की शक्ति आपको याद है, क्या आपको याद है, आपको एक्स याद है। एक्स से क्या बनेगा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब टैक्स, ठीक है। एक्स्ट्रा टैक्स मांगती है भाई, कौन मांगती है, नगर पालिका। तो कर लगाने की शक्ति जो है, टैक्स से क्या बनेगा, कर, टैक्स का हिंदी क्या होती है, कर लगाने की शक्ति। तो कर लगाने की शक्ति किसके अंदर है, अनुच्छेद 243 एक्स के अंदर जो है कर लगाने की शक्ति है नगर पालिका की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब 243 वाई अनुच्छेद दिया है, वाई से आप क्या बनाएंगे, वाई से बनाएंगे यील्ड, यील्ड यानी कि पैसा, कितना यील्ड आय हुई, यह वित्त आयोग देखेगा, यानी कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 243 वाई के अंदर है। 243 जेड, जेड से अब क्या बनाएंगे, जांच बनाएंगे, खातों की जांच, जेड से जांच करना, लेखाओं की संपरीक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, 243 जेड के अंतर्गत दी गई है मेरे भाई। 243 जेड ए से क्या बनाएंगे, जेड ए से हम बनाएंगे जिला आयोग, चुनाव कराने वाला जिला आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन जो है किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 243 जेड ए के अंतर्गत है। अनुच्छेद 243 जेड बी की बात करूं तो जेड बी से हम क्या बनाएंगे, जरा बाहर बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है।
जरा बाहर बनाएंगे, ठीक है। जरा बाहर का क्या मतलब है, जो राज्य से जरा बाहर, राज्य से जरा बाहर यूटी हैं केंद्र शासित प्रदेश, उन पर लागू होना, यूटी पर लागू होना किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, अनुच्छेद 243 जेड बी के अंतर्गत दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 जेड सी से हम क्या बनाएंगे, जेड सी से हम जीरो कनेक्शन बनाएंगे, यानी कि जिनका इस कानून से जीरो कनेक्शन है, छूट प्राप्त क्षेत्र यानी कि लागू न होना। ऊपर हमने देखा था ना, कुछ राज्य क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट के, मेघालय मिजोरम जो है, उन पर जो है ये लागू नहीं होते हैं मेरे भाई, ठीक है। 243 जेड जी की हम बात करें तो जेड डी से हम क्या बनाएंगे, जिला डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। डी से डिस्ट्रिक्ट, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 243 जेड जी में दी गई है मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 243 जेड ई को कैसे याद रखेंगे, तो जेड ई से क्या बनाएंगे, जोन एंटायर बनाएंगे, ठीक है। ई से एंटायर, पूरे महानगर की योजना, पूरे महानगर की योजना समिति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 243 जेड ई के अंतर्गत है, यानी कि जोन एंटायर। एंटायर से क्या हो गया, एंटायर से पूरा महानगर आ गया मेरे भाई, ठीक है। और 243 जेड एफ की बात करूं तो ये जेड एफ से हम क्या बनाएंगे, जबरदस्ती फॉलो, ठीक है। जबरदस्ती फॉलो, अगर मैं आपको बोलूं भाई जबरदस्ती फॉलो करो भाई मेरे को, तो देखो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, तो जबरदस्ती फॉलो से आप क्या बनाएंगे, पुराने कानूनों को जबरदस्ती फॉलो करना 1 साल तक, विद्यमान विधियां मेरे भाई। आई बात समझ में, मतलब 1 साल तक आपको जो है फॉलो करना है मेरे भाई। आई बात समझ में, विद्यमान विधियां जो है किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 243 जेड एफ के अंतर्गत है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद लास्ट अनुच्छेद हमारा 243 जेड जी, जेड जी से हम क्या बनाएंगे, जीरो ग्राउंड बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अदालतों के लिए जीरो ग्राउंड, ये ग्राउंड आएगा यहां पे, ठीक है, जीरो ग्राउंड मेरे भाई, ठीक है। कोई जगह नहीं, न्यायालयों का वर्जन, मतलब यहां पे क्या बोला गया है, अनुच्छेद 243 जेड जी। आपको क्वेश्चन क्या देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे ऐसे, एक में 243 जेड जी दे देगा, एक में 243 जेड एफ दे देगा, 2 और ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है न्यायालयों के वर्जन से संबंधित है, यानी कि न्यायालयों को जो है कोई जगह नहीं है मेरे भाई। तो जेड जी आप याद रखेंगे, जेड से यानी कि जीरो और जी से मतलब ग्राउंड मेरे भाई। आई बात समझ में, जीरो ग्राउंड, कोई जगह नहीं, अदालतों के लिए कोई भी जगह नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में, ये सारे जो है ट्रिक से हमने अनुच्छेद देख लिए हैं, एक बार में याद नहीं होंगे, पहली बार बता रहा हूं, 2 से 3 बार जो है इस वीडियो को देख लेना, 2 से 3 बार इस पीडीएफ को देख लेना, याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, पंचायत ले लो, नगर पालिका ले लो, ठीक है, इनमें ही ज्यादा अनुच्छेद है, बाकियों में इतने अनुच्छेद नहीं होते हैं, याद हो जाते हैं, ठीक है। और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और फैक्चुअल डाटा यहाँ पे दिया गया है। लागू होने की तारीख, तो पंचायत 73वां संविधान संशोधन हुआ था, आप सभी जानते हैं 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। 24 अप्रैल को जो है ये लागू हुआ था मेरे भाई, ठीक है। नगर पालिका 74वां 1 जून 1993 को जो है, जून की गर्मी में शहर, ये बस थोड़ा सा ऐसे ट्रिक के हिसाब से जो है याद करवाने की कोशिश की गई है मेरे भाई, ठीक है। जून की गर्मी में शहर मेरे भाई, ठीक है। तो 1 जून 1993 को जो है नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन जो है लागू हुआ था, और 1 जून 1993 को ये लागू हो गए थे मेरे भाई, ठीक है, यहां तक। उसके बाद पहला नगर निगम मद्रास, आप सभी जानते हैं 1688 में बना था, और ट्रिक सबसे पहले दास कौन बना था, मद्रास ने बनाया, नगर बनाया, तो ये चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले दास कौन बना था, मद्रास बना था, और मद्रास जो है सबसे पहला जो है नगर निगम हो जाएगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। ये देखो पी से टी जो है, आपको अनुच्छेद याद रखने का थोड़ा सा आसान तरीका है। पी से टी के अंदर को क्या क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है, गठन दिया गया है, रचना दिया गया है, समिति दी गई है, टिकट दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। यू से डब्ल्यू के अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है, कार्यकाल दिया गया है, वीटो दिया गया है, अयोग्यता और वर्क शक्तियां दी गई है। एक्स से जेड ए के बीच में क्या दिया गया है, एक्स्ट्रा टैक्स दिया गया है, यील्ड वित्त दिया गया है, जांच ऑडिट दिया गया है, जिला आयोग चुनाव, ये सारी चीजें जो है एक्स से जेड ए के बीच में दी गई है। उसके बाद जेड जी से जेड ई के बीच में क्या क्या दिया गया है, डी से डिस्ट्रिक्ट जिला, और ई से एंटायर महानगर, ये सारे जो है ऐसे भी आप याद रख सकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, तो यहां तक जो है हमारी सारी डिटेलिंग और जो है शॉर्टकट जो ट्रिक्स थी वो सारी कंप्लीट होती हैं नगर निगम से रिलेटेड मेरे भाई, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन गया होगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो आप सभी जानते हैं 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में मेरे भाई, ठीक है। इसके तहत जो है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74वां संविधानिक संशोधन 1992 के तहत इसको जो है 1 जून 1993 को मेरे भाई, ठीक है। अभी डेट देख के आए ना, 1 जून 1993 को जो है इसको जो है प्रभावी हुआ था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। 12वीं जो है ये अनुसूची थी,
12वीं ये अनुसूची थी और 3 स्तर पर जो है इसको लागू किया गया था। यहां से डिटेल से पढ़ लेना। भाग 9A के अंतर्गत ये जो है इंक्लूड किया गया है। 9वीं ए अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 243 से 243 तक जो है सारे नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची थी और 3 प्रकार की नगर पालिका है, माफ कीजिएगा नगर पंचायत 3 स्तर पर लागू किया गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम हो जाएगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें कोई दिक्कत आई? सारी चीजें मैंने वही बताई है जो हमने अभी तक डिटेलिंग में और ओवरव्यू में या फिर शॉर्ट ट्रिक में देख के आए हैं मेरे भाई। ठीक है, बस दिक्कत यही है आप मल्टीपल टाइम इनको रिवीजन नहीं करते हो, इसीलिए ये चीजें आपको याद नहीं रहती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में हो जाएगा? 9 में नहीं है। 9 में क्या है? 9 में पंचायत है मेरे भाई। ठीक है, 9 में क्या हो जाएगा? 9 में पंचायत हो जाएगा। 10 में क्या हो जाएगा? 10 में क्या हो जाएगा? दल बदल के आधार पर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं आगे और क्या दिया गया? 9A हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। और क्या बात बता रहा था मैं आपको? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर पालिका से संबंधित भाग बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। भारतीय संविधान में शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिकाओं के लिए एक विशिष्ट भाग जोड़ा गया है। 9K में जो है इसको जोड़ा गया था मेरे भाई। ठीक है, और अनुच्छेद 243 से 243 तक सारे संविधान दिए गए हैं। और संरचना की बात करूँ तो जहां भाग 9 केवल पंचायतों के लिए है, वहीं भाग 9A केवल नगर पालिकाओं के लिए जो है समर्पित है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? 12वीं अनुसूची में, ठीक है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने कार्य क्षेत्र विषय निर्धारित किए गए हैं? तो आप सभी जानते हैं भाई पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? पंचायत के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और नगर पालिका की संबंधित आपसे बात करेगा नगर पालिका से हो जाएंगे 18 विषय जो है नगर पालिका से हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये डिटेलिंग से आप प्लीज पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें मैं बता के आया हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप इस चीज को सारी चीजें पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, याद रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। 11वीं अनुसूची ये देख लेना। 11वीं अनुसूची जो है ग्रामीण स्थानीय निकायों पंचायतों के लिए 29 विषय का प्रावधान करती है। वहीं 12वीं अनुसूची जो है शहरी निकायों के लिए 18 विषयों तक जो है सीमित रखी गई है मेरे भाई। ठीक है, अनुसूची याद रखना, अनुसूची और भाग, अनुसूची। ठीक है, अनुसूची नहीं, अनुसूची तो ये आएगी, एक सेकेंड, अनुसूची 11 किससे संबंधित है? पंचायत से। ठीक है, और अनुसूची 12 किससे संबंधित है? नगर पालिका। अगर आपसे भाग पूछे तो भाग क्या बताएंगे? भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। बस ऐसे ही वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, बस आप पजल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपने डिटेल से और मल्टीपल टाइम उनको नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, और भाग 9A किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। बस सिंपल बात है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। तो राइट ऑप्शन हमने बता दिया ना उसका। हाँ, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना? अच्छा हाँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है भाई? कमिश्नर नहीं होता, मेयर महापौर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। चलिए आइए इसको डिटेल से देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, व्याख्या में क्या लिखा गया? बड़े शहरों के प्रशासन के लिए नगर निगम की व्यवस्था की गई है मेरे भाई। ठीक है, जो बड़े शहर होते हैं ना, जिनकी आबादी जो है 5 लाख से ज्यादा होती है, तो वहां पर नगर निगम का जो है नगर निगम स्थापित किया जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो स्टेट होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, और एक हमारा हरियाणा है। ठीक है, एक हमारा हरियाणा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो इनका जो क्राइटेरिया है ना, नगर निगम बनाने का क्राइटेरिया है, वो सेम रहेगा। वो सेम नहीं रहेगा। वो जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। ठीक है, वो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज याद रखना मेरे भाई। ठीक है, इनका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि 5 लाख से ऊपर ही जो है हर राज्य के अंदर जो है नगर निगम बनाया जाएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। आई बात समझ में यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। मेयर महापौर के बारे में देख लेते हैं। नगर निगम के राजनीतिक प्रमुख को मेयर या महापौर कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, पहले क्या थी? नगर पंचायत थी, उसके बाद नगर परिषद थी, और उसके बाद नगर निगम आया मेरे भाई। ठीक है, यहां पे नगर निगम की बात कर रहे हैं। तो नगर निगम, ये रहा, नगर निगम के जो प्रमुख होता है ना, नगर निगम का प्रमुख, उसको क्या बोला जाता है? मेयर कहा जाता है या फिर महापौर कहा जाता है।
इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा या निगम के निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। यह अलग अलग राज्यों के कानूनों पर निर्भर करता है मेरे भाई, ठीक है। पार्षद की बात करूं तो शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड में एक पार्षद चुना जाता है। ये पार्षद मिलकर निर्णय लेते हैं और नीतियां बनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। कमिश्नर की बात करूं तो मेयर जहां राजनीतिक प्रमुख होता है, वहीं निगम आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर निगम का जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आईएएस स्तर का होता है। आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है मेरे भाई, ठीक है। कार्य क्या होता है, पार्षद और मेयर नीतियां बनाने और बजट पास करने का काम करते हैं, जबकि कमिश्नर और उसका प्रशासनिक अमला जो है उन निर्णय को लागू करने का जो है काम करता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम 1688 में किया गया था, मद्रास के अंदर किया गया था मेरे भाई, ठीक है। 1688 में जो है मद्रास में किया गया था। हरियाणा का नगर निगम कहां पर जो है किया गया था? फरीदाबाद में किया गया था मेरे भाई, ठीक है। फरीदाबाद में जो है ये किया गया था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पे देख लेते हैं। भारत का सबसे पहला नगर निगम ब्रिटिश काल के दौरान 1688 में मद्रास अब चेन्नई में जो है स्थापित किया गया मेरे भाई, ठीक है। मद्रास की सफलता के बाद 1726 में बॉम्बे अब मुंबई और कलकत्ता अब कोलकाता में भी जो है नगर निगमों की स्थापना की गई मेरे भाई, ठीक है। ये चीज भी जो है आप याद रखेंगे। ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट करता है कि भारत में नगर पालिका का ढांचा आजादी से बहुत पहले शुरू हो चुका था, जिसे बाद में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संवैधानिक और जो लोकतांत्रिक मजबूती है ये प्रदान की गई थी मेरे भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन को आपको तो बहुत बार देखा होगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने बहुत पहले जो है देखा होगा, हर विंडो एग्जाम्स में जो है इसको देखा होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या बोला गया? नगर पंचायत का गठन कहाँ किया जाता है? तो नगर पंचायत का गठन कहाँ पर किया जाता है? बड़े शहरों में नगर पंचायत बोल रहे हैं, नगर निगम नहीं कहना। क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। नगर निगम नहीं कह रहा, नगर निगम नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? नगर पंचायत कह रहा है, सॉरी, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत का जो निर्माण है वो कहां पर किया जाता है? बड़े शहरों में नहीं किया जाता। बड़े शहरों में किसका निर्माण किया जाता है? नगर निगम का किया जाता है, ठीक है। नगर निगम का जो है किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको जो है वहां पर निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? नगर पंचायत का किया जाता है, ठीक है। नगर पंचायत का ये जो है निर्माण किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, लिखा होगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुच्छेद 243 क्यू जो है में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों का प्रावधान किया गया है। क्वांटिटी, क्यू से क्या हमने बनाया था? क्वांटिटी यानी कि संख्या। 3 स्तरों पर इसकी जो है संख्या है कि कौन कौन से 3 स्तर हैं। यहाँ पे देखो, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों के बारे में बता चुका हूं। आई होप आपने देखा होगा। अभी किसके बारे में पूछा है हमसे? नगर पंचायत के बारे में पूछा है। ये देखो दिखा देता हूं, नगर पंचायत पूछा है ना, तो नगर पंचायत का यहाँ पे क्या लिखा गया? उन क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है जो संक्रमणशील प्रकृति के होते हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से गांव नहीं रहे लेकिन अभी तक पूरी तरह से शहर भी नहीं बने। और नगर परिषद का आपसे पूछ ले तो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है, सिंपल सी बात है। नगर निगम का आपको पता ही है, जो बड़े बड़े शहरी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े होते हैं भाई सिटीज, जो बड़े बड़े सिटी होते हैं ना, वहां पर नगर निगम बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहां पर रहते हैं? हरियाणा के हिसार में रहते हैं। हिसार की आबादी काफी बड़ी है और हिसार एक बहुत बड़ा सिटी है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? नगर निगम है, सीधी सी बात है। हिसार क्या है? नगर निगम। अच्छा चलो, इससे एक क्वेश्चन याद आ गया, हिसार नगर निगम है, ठीक है। तो वर्तमान में अभी क्या चल रहा है? अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2026 तक। अप्रैल 2026 तक बताओ आप लेटेस्ट डेटा के अनुसार हरियाणा में टोटल कितने नगर निगम है, ठीक है। 10 हैं या फिर 11 है, ठीक है। ये बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? 7 में बोला गया है नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन अनुच्छेद 243 आर, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 243 आर के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र के सभी सदस्य सीधे उस क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। वार्डों में विभाजन, चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है, जिन्हें पार्षद कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां से नामांकन पढ़ लेना और राज्य निर्वाचन आयोग भी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कुछ विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों, जैसे नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वालों को नगर पालिका में मनोनीत करने का प्रावधान कर सकता है, लेकिन उन्हें सदन में वोट देने का जो है अधिकार नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है।
इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, तो आप सभी जानते हैं इन चुनावों के संचालन और मतदाता सूची तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। तो आप याद रखना कॉमन क्या चीज है, नगर पालिका, या तो आपसे नगर पालिका पूछ ले या आपसे पूछ ले पंचायत। तो इन दोनों के चुनाव कौन कराता है, इन दोनों के चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। इन दोनों के चुनाव कौन कराता है, दोनों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है वार्ड समिति का गठन कितनी संख्या वाले नगरों में अनिवार्य है, ठीक है। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, तो ये जरूरी नहीं है, अलग अलग स्टेट की जनसंख्या के आधार पर जो है इनका गठन किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं वार्ड समिति का गठन कितनी जनसंख्या वाले नगरों में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या पर जो है किसका गठन किया जाता है, वार्ड समिति का जो है गठन किया जाता है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। नगर पालिका प्रशासन को जनता की ओर करीब ले जाने के लिए अनुच्छेद 243 के तहत वार्ड समितियों का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुसार ऐसी नगर पालिकाएं जिनकी संख्या 3 लाख या उससे अधिक है, वहां एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है मेरे भाई, ठीक है। उद्देश्य क्या है, वार्ड समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाना और वार्ड के विकास कार्यों में जो है जन भागीदारी सुनिश्चित करना है मेरे भाई, ठीक है। इसको भी पढ़ लेना, संरचना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप सभी जानते हैं नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, तो वो 5 वर्ष का होता है, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी डिटेलिंग आप यहाँ से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यू से हमने क्या बनाया था, जब हम ट्रिक देख रहे थे 243 अनुच्छेद यू आया था, यू से हमने क्या बनाया था, उम्र बनाया था, ठीक है। उम्र से यानी कि कार्यकाल 5 साल का जो है इनका कार्यकाल होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा ये चीज और याद रखना, समय पूर्व विघटन। यदि किसी नगर पालिका, ये चीज हमने पंचायत में भी देखी थी, यदि किसी नगर पालिका को 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भंग कर दिया जाता है, तो भंग होने की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना जो है अनिवार्य हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और नई नगर पालिका का कार्यकाल, यदि कोई नगर पालिका के बीच में नगर पालिका बीच में भंग हुई और दोबारा चुनाव हुए, तो नई नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं, याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई वर्तमान में नगर पालिका चल रही है, ठीक है, वो 2 साल में ही भंग हो गई, ठीक है, 2 साल में भंग हो गई, तो जो है उसके बाद चुनाव हुए, ठीक है, 2 साल के बाद चुनाव हुए, तो ये जो नई नगर पालिका चुन के आएगी ना, तो वो मात्र 3 साल के लिए ही चुनाव में रहेगी, मतलब सत्ता में रहेगी, ये चीज याद रखना, ठीक है। बाकी उसके बाद 3 साल के बाद फिर नया इलेक्शन होएगा मेरे भाई, आई बात समझ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ZD। हमने पढ़ा था ना जिला डिस्ट्रिक्ट, ZD से हमने क्या पढ़ा था, जिला डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था, ठीक है। ऐसे आराम से अक्षर से बनाना है आपको, सारे अक्षरों से बनाना है मेरे भाई, ठीक है। ZG से क्या पढ़ा था, जीरो ग्राउंड पढ़ा था, बस जीरो ग्राउंड आते ही आपके मन में आ जाएगा। जीरो ग्राउंड का क्या मतलब है भाई, जो अदालतों का है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ZG से क्या बनाया था, जिला डिस्ट्रिक्ट बनाया था, जिला डिस्ट्रिक्ट बनाया था मेरे भाई, सिंपल सी बात है भाई, आई बात समझ में। तो ये समिति हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना इसको, इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का जो है गठन किया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये पढ़ लेना भाई प्लीज, ठीक है, ये सारा डिटेल से आप पढ़ोगे मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो अभी हम 2 चीजें देख के आए थे, एक तो वोटर बनने के लिए, वोटर, और एक चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। वोटर बनने के लिए आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए, और दोनों के लिए कॉमन है। किसके लिए कॉमन है, या तो पंचायत की बात कर लो या नगर पालिका की बात कर लो, दोनों के लिए सेम है मेरे भाई, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए ना, तो चुनाव लड़ने के लिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, और ये डिटेलिंग भी आप प्लीज पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे ये सारा डिटेल पढ़ लेना। मैं सारा डिटेल पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर लाइन से आपको एक फैक्चुअल डाटा मिल सकता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आई नो आपको ये चीजें पहले से पता होगी, लेकिन बार बार मल्टीपल रिवीजन करने से ही चीजें लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगी मेरे भाई,
आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 क्या कह रहा है, महानगर योजना समिति मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन कितनी जनसंख्या पर होता है? तो आप सभी जानते हैं कितनी जनसंख्या पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख से अधिक जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। महानगर योजना समिति नगर पालिकाओं के अंतर्गत महानगर योजना महानगरों के नियोजित विकास के लिए अनुच्छेद 243 ZE में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 P के अनुसार महानगर क्षेत्र का अर्थ है ऐसे क्षेत्र से जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, जिसमें एक या अधिक जिले प्रशासन शामिल हो मेरे भाई। ठीक है, समिति का गठन यहां से पढ़ लेना। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। मुख्य कार्य, समिति पूरे महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। यह नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच समन्वय बिठाती है। देखिए, ये डिटेल से पढ़ना, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछेगी। जैसे कि मुख्य कार्य यहाँ पे लिखा गया ना, ये चीजें आपसे नहीं पूछेगी। मैं ये सारी चीजें इसलिए लिख के आया हूं क्योंकि अगर वन लाइनर से चीजें, अगर मैं सीधा सी चीजें यहाँ पे लिख देता, एक लाइन में लिख देता 10 लाख या उससे अधिक, ठीक है, दूसरी लाइन में सीधा आपसे मुख्य कार्य भी नहीं लिखता, सीधा सदस्यों का चुनाव लिख देता ना, तो वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती। ऐसे ही चीजें आपको याद रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि मैंने ये सीक्वेंस वाइज लिखा है। पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद गठन किस अनुच्छेद के तहत होगा, उसके बाद इनका कार्य कौन कैसे ये कार्य करेंगे, उसके बाद सदस्यों का चुनाव। ऐसे चीजें आप पढ़ोगे सीक्वेंस वाइज, तभी चीजें आपको याद रहेंगी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति ST के लिए SC ST के लिए आरक्षण। क्या क्या हमने पढ़ा था भाई? कुल जनसंख्या का 1/3 जो है हमने इसके अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 243 हमने टी पढ़ा था। ठीक है, अनुच्छेद अब ऐसे देखो, आपसे 3 अनुच्छेद दे दिए, 243 ई दे दिया, 243 आपको पी दे दिया, ठीक है, 243 पी दे दिया, और आपको दे दिया 243 और क्या दे दिया, ZA दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है नगर पालिका में जो है SC ST के लिए आरक्षण से संबंधित है। तो आप क्या बनाएंगे? पी से आप बनाएंगे। यार भाई, उस भाई ने बताया था, हरीश भाई ने बताया था, पी से तो परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, टी से क्या बन जाएगा? टी से भाई टिकट बन जाएगा। टी से क्या बन जाएगा? टिकट बन जाएगा। टिकट यानी कि रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन करवाते हैं ना आप, रेलवे कोच के अंदर करवाते हो, तो बस टी से टिकट हो गया, आर से रिजर्वेशन, रिजर्वेशन से आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया, आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, तो आप बता देंगे बस 243 टी जो है अनुच्छेद संबंधित हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और इसमें क्या है, समान रूप से नहीं है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, राज्य के विवेक पर नहीं है, कुल जनसंख्या का 1/3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। ये बी तो महिलाओं के लिए है। ठीक है, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति के लिए पूछा है, महिलाओं के लिए नहीं पूछा है। अगर महिलाओं के लिए पूछता तब 1/3 आता मेरे भाई। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जनसंख्या के अनुपात में। चलिए यहाँ पे लिखा भी होगा, चलिए बता देता हूं, कोई बात नहीं। SC ST आरक्षण जनसंख्या का अनुपात, ये SC ST की पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, ओनली महिलाओं की बात नहीं कर रहा है। ये देखो, प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए सीटों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती है। इसका अर्थ है कि उस शहर या कस्बे में इन वर्गों की जितनी आबादी होगी उसी के हिसाब से सीटें तय की जाती है मेरे भाई। सीधी सी बात है, जितनी जनसंख्या, इनकी जितनी जनसंख्या होगी ना, उस आधार पर सीटें इनको जो है आरक्षण दिया जाता है। लेकिन महिलाओं के लिए 1/3, ये देखो आ गया। ठीक है ना, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, याद रखना। ये देखो, ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, एक सेकंड, ये देखो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो पजल होने की जरूरत नहीं है। अगर महिलाएं पूछे तो ही आप 1/3 बताएंगे, अदरवाइज अगर आपसे SC ST का अनुपात पूछेंगे तो आप बताएंगे उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है ये दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा OBC यहाँ पे क्या कह रहा है? OBC का भी एक यहाँ पे फैक्चुअल डाटा दिया गया है। ये देखो, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC को क्या बोलते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग। इनके लिए आरक्षण अनिवार्य नहीं है मेरे भाई। लेकिन संविधान चाहे तो राज्य सरकारों को यह अधिकार दे सकता है कि वे चाहे तो कानून बनाकर नगर पालिकाओं में पिछड़ों को आरक्षण दे सकते हैं, यानी कि OBC को भी इसमें आरक्षण दे सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी नगर पालिका को भंग होने के बाद कितने समय में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो सेम है, चाहे पंचायत का ले लेना या फिर आप नगर पालिका ले लेना, तो 6 महीने के अंदर जो है ये चुनाव करवाना अनिवार्य है। ये कंप्लीट बैठ के आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड
का प्रशासन कौन देखता है? तो कंटोनमेंट बोर्ड का जो प्रशासन होता है वो रक्षा मंत्रालय देखता है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शहरी स्थानीय शासन के विभिन्न प्रकारों में कैंटेन बोर्ड यानी कि छावनी परिषद एक विशिष्ट निकाय है। हिसार के अंदर भी एक छावनी बोर्ड है, पता है ना? किसी बच्चे को नहीं पता क्या? पता है, होना चाहिए। कैंटोनमेंट बोर्ड अपने हिसार में भी अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। स्थापना और उद्देश्य। कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सैन्य बल स्थायी रूप से निवास करते हो मेरे भाई, ठीक है। अपने यहाँ पे हिसार में है ना ये कैंट है ना, कैंट के लिए ही छावनी बोर्ड। ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना कहां पर की जाती है? कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना स्पेशली वहां पर की जाती है जहां पर सैन्य बल स्थायी रूप से निवास करता हो। अपने पास है ना ये कैंट है ना, ये कैंट स्थायी रूप से है ना अपने हिसार में, तो इन्हीं के लिए छावनी बोर्ड बनाई जाती है। इसका उद्देश्य छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगर निगम जैसी सेवाएं, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा जो है प्रदान करना होता है। प्रशासनिक नियंत्रण अन्य नगर पालिकाओं के विपरीत जो राज्य सरकार के अधीन होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड सीधे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। ये डिफरेंस है, याद रखना मेरे भाई। जो कंटोनमेंट बोर्ड होता है ना, कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? छावनी होती है। ये छावनी किसके अंडर में आती है? डायरेक्ट जो हमारा ये नगर पालिका होता है ना, इस नगर पालिका होता है, इसके अंडर में नहीं आता। जो ये कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, छावनी होते हैं, ये डायरेक्ट हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आते हैं, यहाँ यानी कि हमारे जो है रक्षा विभाग के कंट्रोल में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। कानूनी अधिकार। यह छावनी अधिनियम 2006 के तहत कार्य करता है, जो संसद द्वारा पारित एक केंद्रीय कानून है। संरचना की बात करूं तो यह एक अर्ध निर्वाचित निकाय है। इसका अध्यक्ष सैन्य अधिकारी होता है, जबकि कुछ सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। छावनी का स्टेशन कमांडर इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ये लाइन जरूर याद रखना। छावनी का स्टेशन कमांडर इसका पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, किसमें पूछ सकता है ये ऐसा क्वेश्चन? कौन से उसमें पूछ सकता है? ये जो आपके पेपर होते हैं ना, ग्राम सचिव वाला जो पेपर होता है, इन जैसे क्वेश्चनों में, इन जैसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, छावनी का स्टेशन कमांडर जो है इसका अध्यक्ष होता है मेरे भाई। किसका अध्यक्ष होता है? कंटेनमेंट बोर्ड का अध्यक्ष होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो है हमारा ये वीडियो सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी। जो हमारा नगर पालिका वाला था, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका का टॉपिक जो है आज हमारा यहां पर ओवर होता है। इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक और बचे हैं। 2 टॉपिक करवाने के बाद जो है हमारा जो है ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंडिया जीके की, 1000 एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज चल रही है ना, इसके बाद जो है लास्ट हमारा टॉपिक रह जाएगा, लास्ट सब्जेक्ट रह जाएगा, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी के जो है 12 क्लासेस हम लिखेंगे और उसके बाद जो है हमारी इंडिया जीके कंप्लीट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा मेजर सब्जेक्ट कौन सा बचेगा? मेजर सब्जेक्ट मेरे भाई जो है साइंस बचेगा बस, और एक करंट अफेयर बचेगा, ठीक है। एक करंट अफेयर बचेगा और एक जो है आईपीसी सीआरपीसी, ये छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे। इनको भी बहुत जल्द निपटा दूंगा मैं, यकीन मानो। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। हरियाणा पुलिस या फिर ग्रुप डी की तैयारी करो। ग्रुप डी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ग्रुप डी का, माफ कीजिएगा, हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है ना, उसमें मेरा जो एनालाइज ये कहता है कि मिनिमम, ये कितना कह रहा हूं, ये मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम नहीं कह रहा, मिनिमम 60 दिन अभी भी आपके पास है मेरे भाई। क्योंकि अभी आपका क्या चल रहा है, पहले आपका पीएमटी, हाँ पीएमटी चल रहा है ना, हाँ पीएमटी चल रहा है। पहले आपका पीएमटी कराएंगे, सिर्फ हरियाणा पुलिस का नहीं कराएंगे, हरियाणा पुलिस के साथ फॉरेस्ट गार्ड का करवाएंगे, फॉरेस्टर का करवाएंगे, हरियाणा मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे जो पीएसटी पीएमटी है ना, सभी के पहले पीएमटी करवाएंगे। उसके बाद एक एक करके पीएसटी करवाएंगे। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है मेरे भाई। और ऐसा नहीं है ये कंडक्ट करवाते ही अगले दिन आपकी परीक्षा ले लेंगे, ऐसा नहीं है। 10-15 दिन उसके बाद भी लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो 60 दिन तो ये मैंने मिनिमम बताया, और मैक्सिमम की बात करूं तो 75 दिन आपके पास अभी भी है। जी तोड़ मेहनत करके सिलेक्शन लिया जा सकता है। और उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों का नाम यहाँ पर पीएमटी में आ चुका है। अब जिनका नाम पीएमटी में आया, जाहिर सी बात है उसके बाद पीएसटी और लिखित परीक्षा में इनका नाम डेफिनेटली आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। लिखित परीक्षा में डेफिनेटली नाम आने वाला है, बस ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप पीएमटी में बाहर नहीं होनी चाहिए, पीएसटी में बाहर नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली आपका नाम तो लिखित परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो अगर आप 75 दिन पहले आपको पता चल गया कि आप परीक्षा देने वाले हैं, तो बिना किसी एक दिन वेस्ट किए आप अपनी तैयारी में जी जान लगा दो लिखित परीक्षा के लिए मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सिर्फ आपकी कमी की वजह से सिलेक्शन नहीं होएगा आपका, आपकी परीक्षा के हिसाब से आपका सिलेक्शन नहीं है, आपकी तैयारी की वजह से जो है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 75 दिन में डेफिनेटली आप तैयारी कर सकते हो, अच्छा जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हो मेरे भाई। आई बात समझे? तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करो। खुले दिल से अपना जो है
फीडबैक दिया करो, मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है मेरे भाई, ठीक है। और बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। ऐसे ही हम तैयारी करेंगे इन फ्यूचर के अंदर भी मेरे भाई, ठीक है। तो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हो या फिर सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, तो मेरे साथ चलना चाहते हो या फिर डिटेल से पढ़ना चाहते हो, तो आप वेलकम है आपका मेरे चैनल के अंदर मेरे भाई, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आज के वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।